अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, जूम पे अवेलेबल हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 6 एनर्जेटिक्स, एज यू ऑल नो डैट हमने इसको स्टार्ट किया है और आज हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नॉलेज 6.1 के सेकेंड पार्ट को देखेंगे, जबकि 6.1 का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। हमने इंथैल्पी के बारे में पढ़ा, एक्सो एंडोथर्मिक क्या होता है, इन तमाम बातों को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसी नॉलेज का एक सेकंड पार्ट है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे, और जस्ट मैं ये रिकॉल करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इंथैल्पीज कैसे किस तरह कितनी तरह की होती हैं वो सारी हमने देख ली। ये रहा 6.1 पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द एंथैल्पी, कैलकुलेशंस, बॉन्ड एनर्जीज एंड कैलोरिक कंटेंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये जितनी भी हमने एंथैल्पीज पीछे पढ़ी हैं, मसलन के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जब भी एसिड बेस मिलता है तो इतनी हीट रिलीज होती है, तो ये कैसे कैलकुलेट की हमने। इसी तरह कंबस्शन के दौरान जब कोई चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है तो इतनी हीट रिलीज हुई, कैसे पता चला इतनी हीट रिलीज हुई। वो कौन कौन सी डिवाइसेस थी जिनकी मदद हमने ली इन एंथैल्पीज को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हमारे लेक्चर का जो SLO होगा, पहले हम SLOs देख लें। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंजेस फ्रॉम appropriate experimental results include the use of the relationship QMC delta T, यानी इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है और हमने एंथैल्पी को मेजर करना है। सेकेंड SLO है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। इनमें क्या रिलेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में? वैसे ऑलरेडी हमें पता है कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बनते वक्त उतनी ही रिलीज हो जाती है। आउटलाइन हाउ एंथैल्पी चेंजेस रिलेट टू द कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड वी ईट, यानी हम जो खाना खाते हैं, लेट्स से बिरयानी हम खाएंगे और हमें कितने कैलोरीज मिलेंगे। हम चॉकलेट खाते हैं तो हमें कितने कैलोरीज मिलेंगे, लिखा होता है ना अक्सर फूड कंटेंट के पीछे, तो वो कैसे मेजर किए जाते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये कल के लेक्चर में इसको देखेंगे। इंटरप्रेट अ रिएक्शन पाथवे diagram in terms of enthalpy change of reaction and the activation energy। इंटरप्रेट करनी है हमने enthalpy pathway डायग्राम को, और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता चलती है ग्राफ में से वो निकालनी है। वैसे बाय द वे इस SLO को हम प्रीवियस नॉलेज के अंदर डिस्कस भी कर आए हैं, जब हमने ये ग्राफ देखा था ये वाला, और देखा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बहरहाल दोबारा भी इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेंगे, लेकिन आज का जो हमारा फोकस होगा वो ये पहला SLO होगा जिसमें हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है और एंथैल्पी को फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक आएगी वो आएगी जी ग्लास क्लोरीमीटर की। ग्लास क्लोरीमीटर, जी जो ग्लास क्लोरीमीटर होता है कैसा होता है? सबसे पहले तो मैं इसकी एक डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ एक सिमुलेशन के थ्रू, फिर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ऑपरेटस आपको नज़र आ रहा है। इस ऑपरेटस में बेसिकली अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन पहले ना दिखाऊं, एक बॉक्स, क्लोज बॉक्स है। इस क्लोज बॉक्स के अंदर एक कंटेनर पड़ा है जो कि क्रॉस सेक्शन में आपको नज़र आएगा, ये देखिए, और उस कंटेनर के अंदर एक लिड है, ठीक है, और एक थर्मामीटर जिसको हमने हैंग किया हुआ है, और इनिशियल टेम्परेचर बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट वो 29 डिग्री है जो हम नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें उन केमिकल्स को डालेंगे जिनका रिएक्शन होना है, और उस रिएक्शन के नतीजे में हीट कितनी रिलीज होती है या कितनी एब्जॉर्ब होती है वो इस ऑपरेटर्स की मदद से हम फाइंड करेंगे। इस केस में
जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हमारे जो केमिकल हैं उनमें एक HCl है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास NaOH है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी चूंकि इनिशियल टेम्परेचर 29 डिग्री है, वो आ भी रहा है। अब करेंगे क्या कि हम इसमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट में HCl डालेंगे और कैलकुलेटेड अमाउंट में NaOH डालेंगे, दोनों को इसमें ऐड करेंगे और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस कंटेनर के अंदर बेसिकली होगा क्या, HCl और NaOH का रिएक्शन होगा, और कैसे रिएक्शन होगा उसको भी हम एक सिमुलेशन के तरीके से देखते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटेड अमाउंट में NaOH डाला, लेट्स से ये मेरा 1 मोल मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल तो मैं दिखा नहीं सकता, जनरली समझा सकता हूँ। इसी तरह मैं HCl का भी, ये जो मेरा 1 मॉलिक्यूल है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, इनका रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में वाटर फॉर्म होगा, पानी बनेगा, और जब पानी बनेगा तो डेफिनेटली उस केस में हीट रिलीज होगी, और जो भी हीट रिलीज होगी इस कंटेनर में जो पानी पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये मछलियाँ तैर रही हैं। क्यों मैंने मछलियों से क्यों इन्हें रिजेंबल कर रहा हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ फिश पाउंड, जिसके अंदर दरअसल हो क्या रहा है, अगर आप इसको दोबारा देखें तो बेसिकली इसमें NaOH है जो तैर रहा है, ठीक है, और इसी तरह इसमें HCl है जिसमें फ्लोट करेगा, और इसी पानी के अंदर होगा क्या, जिस मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली पानी बनेगा, और इसी में इस वाटर के बनने से जो हीट रिलीज होगी वो इसी वाटर कंटेनर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब इसी वाटर कंटेनर में एब्जॉर्ब होगी तो जो मैंने थर्मामीटर यहां पे लगाया था, तो वहां पे टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। जितना भी टेम्परेचर राइज करेगा वो मैं नोट कर लूंगा। आई होप कि इनसाइड कंटेनर कैसे रिएक्शन होता है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब वापस चलता हूं जी मैं अपनी सिमुलेशन की तरफ वापस। ये देख, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही, अच्छा इसको मैं स्टिर क्यों करूंगा, ताकि रिएक्शन कंप्लीटली परफॉर्म हो जाए। किसी किस्म का स्टिर करने का मतलब ये भी होता है कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहें, इनमें कोलिजन्स का चांस बढ़ता रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ही देखिए, टाइमर स्टार्ट कर देंगे और हम रिएक्शन करवाना शुरू कर देंगे, और इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ता है, कितना इंक्रीज करता है टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो ये चूंकि सिमुलेशन के प्रोग्राम में थोड़ा सा एक एरर है, तो बहरहाल हम यहाँ से बस प्रोसेस देखना चाहते हैं हमने करना क्या है। आगे क्या करना है वो मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद आपने फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आया 29 डिग्री से बढ़कर कितना हुआ, वो आपका काम है नोट करना। ठीक हो गया। साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपने इसमें जो एसिड और बेस डाला है वो कितनी क्वांटिटी में डाला है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन कराने से पहले आपने एसिड और बेस की मेजरमेंट करनी है कि कितनी क्वांटिटी में आपने एसिड और बेस इसमें ऐड किया है, तो वो आपने मेजर करने के बाद इसमें आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट पता होना चाहिए आपको, और रिएक्शन के बाद जो टेम्परेचर राइज किया है उसका आपको पता होना चाहिए। अब वापस चलता हूं जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये वही चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लें कि वो तो प्रॉपर ऑपरेटर्स दिखाया गया ना आपको ये सिमुलेशन के अंदर, ये भी वही चीज़ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ ये लकड़ी का बॉक्स कर क्या रहा है। बेसिकली ये इंसुलेशन का काम कर रहा है। इस बर्तन में, सिस्टम के अंदर से जो हीट रिलीज होगी, जो कि पानी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो किसी तरह से बाहर आ जाएगी तो डेफिनेटली हम उस हीट को मेजर नहीं कर सकते। अगर हम उस हीट को मेजर करना चाहते हैं तो हमें इसको इंसुलेट करना पड़ेगा, इस पोर्शन को इंसुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस बर्तन में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है इंसुलेशन के लिए। अदरवाइज आप एक कंटेनर लेकर इस तरह भी कर सकते थे कि कॉटन वूल यहाँ पे रख के बाहर एक बड़े कंटेनर को लेते, ऊपर एक ढक्कन लगा देते। इस तरह ये कॉफ़ी जो पॉलीस्टाइरीन कप होता है वो भी एक इंसुलेटर होता है। तो बेसिकली ये इंसुलेटेड कवर है, अंदर मेन जार है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, ये स्टिरर है, ये थर्मामीटर है, तो ये वही चीज़ है तकरीबन। ठीक है, अब रिएक्शन के नतीजे में होगा क्या स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें, मेरे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर में पानी है, और उस पानी के अंदर मान लीजिएगा
ये मछलियां हैं, मछलियों से मुराद यहाँ पर मछलियां नहीं है, इट्स लाइक अ फिशेस, लाइक दीज आर द HCl मॉलिक्यूल, बहुत सारे हैं, सिर्फ मैं इनको थोड़ा सा शो कर रहा हूँ। अगर मैं इसका मास आपसे कहूँ इसका मास क्या है, तो बेसिकली ये मास ऑफ HCl नहीं होगा बल्कि मास ऑफ वाटर ही होगा, क्योंकि पानी का ही असल वजन है ना। HCl के तो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, उनका तो वजन ना होने के बराबर है, तो असल मास तो इसके अंदर पानी है, क्योंकि पानी इसके अंदर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। इसी तरह एक और कंटेनर बनाते हैं और उस कंटेनर में भी पानी है, और उस कंटेनर में HCl तो नहीं है लेकिन NaOH है, ठीक है। लेट्स से मैं NaOH को यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से बनाना चाहता हूँ, मैं येलो कलर से बना लेता हूँ, लाइक दीज आर NaOH मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वल तादाद में बनाने का मतलब जो कंसंट्रेशन इसकी है वही कंसंट्रेशन NaOH की है, ठीक है स्टूडेंट्स, NaOH की। अच्छा जी, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद नज़र नहीं आ रहा है, NaOH की, ओके। अब ऐसा है कि इसमें भी असल में मास ऑफ वाटर ही होगा अगर देखा जाए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का वेट मेजर कर लेना। लेट्स से ये भी 50 ग्राम है और ये भी कितने ग्राम है, 50 ग्राम है। आपने इनका वेट मेजर करने के बाद आपने इसको इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे आप इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करोगे ऊपर से ऊपर आपने इसकी लिड को बंद कर देना है, साइडों पे इंसुलेशन लगी हुई है, स्टिरर की मदद से आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है ताकि अंदर रिएक्शन हो जाए। अब अंदर जो भी रिएक्शन होगा दरअसल उसमें किन का रिएक्शन होगा, पानी का तो नहीं रिएक्शन होगा, उसमें HCl से आने वाले H+ का और OH से आने वाले NaOH से आने वाले OH के दरमियान में रिएक्शन होगा और पानी बनेगा। और पानी जब बनेगा तो वो पानी के अंदर ही रहेगा ना, पानी जैसे कि मैंने सिमुलेशन में आपको दिखाया, जब वो पानी के अंदर ही रहेगा तो पानी के अंदर ही हीट रिलीज करेगा। अब पानी के अंदर जब हीट रिलीज करेगा तो वाटर बॉडी ने उस हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अब वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है इस रिएक्शन की वजह से, वही हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। अगर हमें हीट मेजर करनी है तो हमें मास पता होना चाहिए उस बॉडी का जिसने हीट एब्जॉर्ब की है, और वो कौन है, मछलियां तो नहीं है, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर ही HCl है ना, वाटर बॉडी के अंदर ही NaOH है ना, आपने उसी को तो मिलाकर पानी में एक कंटेनर में डाला। तो बेसिकली पानी इज जो इसमें मेन जो हीट एब्जॉर्बिंग बॉडी है वो वाटर है। HCl और NaOH तो उसमें मॉलिक्यूल है, फ्लोट कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे वो। तो ये मास ऑफ वाटर बॉडी है, जिसको किताबों में वाटर बॉडी तो नहीं लिखा होगा, इसको मास ऑफ रिएक्टेंट लिखा होगा, वो भी ठीक है, क्योंकि दरअसल HCl और NaOH ही रिएक्टेंट है ना, वो अलग बात है, वो पानी के अंदर है। तो असल तो ये वाटर बॉडी है, ठीक है ना, लेकिन किताबों में इसको क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो अब इसको मास ऑफ रिएक्टेंट ही लिखोगे। अब ये S क्या है, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक वाटर बॉडी है, उसमें काफी सारा पानी है, उस काफी सारे पानी में से अगर आप 1 ग्राम का ड्रॉप इसमें से निकालो, 1 ग्राम का ड्रॉप इसमें से निकालो, दिस इज द 1 ग्राम ड्रॉप, और इस 1 ग्राम ड्रॉप का टेम्परेचर है मान लीजिए 298 केल्विन, और अगर इसको 299 केल्विन होना है, यानी कि 25 डिग्री से 26 डिग्री होना है, तो इस 1 ग्राम ड्रॉप को 4.18 जाउल हीट मिलेगी। तो ये पर ग्राम वाटर ड्रॉप पर केल्विन टेम्परेचर क्या कर लेगा, अपना बढ़ा लेगा। इसी तरह 299 से 298 पे आना है तो 4.18 जाउल हीट रिलीज कर दे तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ये जो 1 ग्राम ड्रॉप के लिए जो स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड है उसका 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए,
वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एस से। स्टूडेंट्स मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर यहां पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये 100 ग्राम वाटर है, तो इस 100 ग्राम वाटर पूरी बॉडी का 1 डिग्री बढ़ाना हो तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी? तो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड सी। सी कहते हैं हीट कैपेसिटी को, सी कहते हैं हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक नहीं कहना आप, हीट कैपेसिटी। अब ये जो हीट कैपेसिटी है सी पूरी बॉडी की है, पूरे 100 ग्राम पानी की है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सी बराबर होता है एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एम टोटल मास ऑफ अ बॉडी। यानी 1 ग्राम पानी की तो हीट आपको पता है ना, आपने जितने ग्राम पानी की फाइंड करनी है उसको उसके साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी इस पूरे 100 ग्राम पानी का 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इसको, वो इसकी हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक नहीं। स्पेसिफिक में 1 ग्राम ड्रॉप स्पेसिफिक हो जाता है। इसी चीज को मैं सिमुलेशन से समझाता हूं क्योंकि यही मेन कोर कंसेप्ट है इस टॉपिक का। जी स्टूडेंट्स, अगर आप स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, जस्ट अ मिनट, तो आप ये देखें, आपको स्क्रीन पे 2 बॉडीज नजर आ रही हैं और दोनों एक जैसी हैं, मतलब एक जैसे साइज की हैं। लेट्स से दिस इज द मास ऑफ, या ये 1 ग्राम की बॉडी है और ये भी कोई 1 ग्राम की बॉडी है। ठीक है ना, कोई भी हो सकती है बॉडी, हर चीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम मेजर कर सकते हैं। अब दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब इसको रन करते हैं, तो दोनों ने अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। अब डेफिनेटली ये 23 डिग्री पे पहुंच गए हैं, तो पर डिग्री जितनी भी हीट, अच्छा देखें इसका भी किस पे पहुंचा है? ठीक है ना, अच्छा एक की हीट कैपेसिटी जो है वो कम है और एक की हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें क्या आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? ठीक है, डेफिनेटली ये काफी देर तक हीट होने पर भी, यानी इसने काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की और काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। उसने उतनी ही अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको चैप्टर 4 में भी बताया हूं। सिंपल बताने का मतलब है कि अगर फिक्स मास 1 ग्राम मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो ये स्पेसिफिक है। और अगर मैं खाली हीट कैपेसिटी बात कर दूं तो उसमें जो बॉडी का मास होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे ये स्मॉल बॉडी है, ये लार्ज बॉडी है, तो डेफिनेटली अब हम स्पेसिफिक नहीं बात कर सकते क्योंकि मास स्पेसिफिक नहीं है इनका। ठीक है, अब हम जनरल बात करेंगे तो वो इनकी क्या होगी? हीट कैपेसिटी होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब यहां पर होगा क्या, जैसे कि आपने देखा कि इनके रिएक्शन की वजह से पानी में ही हीट एब्जॉर्ब होगी। अब पानी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की वो पता करना है, तो पानी का मास चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट चाहिए और डेल्टा टी चाहिए, और डेल्टा टी हम थर्मामीटर से निकालेंगे। अब ये सब कुछ हमने समझ तो लिया है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। सॉरी, मिसाल के तौर पे मेरे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन के मुताबिक 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसको हम 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, नहीं 50 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। ठीक है, और दोनों 1 मोल पर डीएम क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब थे। दोनों के रिएक्शन के नतीजे में टेम्परेचर जो थर्मामीटर पे बढ़ा वो 6.9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। हमने इनके एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है, तो हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट द हीट चेंज गिवन आउट बाय द रिएक्शन
you can assume that all solution have the same density as water। चूंकि आपने solution water का इस्तेमाल किया है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि दोनों solutions की density क्या है, same है। और overall इसमें अब NaOH की बात नहीं होगी, NaOH पानी में है तो असल density तो पानी की होगी फिर। Since 1 centimeter cube of water has a mass of 1 gram, क्योंकि पानी की density 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कतरा जो पानी का है, 1 ml पानी जो होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। सो ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यू यूज विल हैव अ मास ऑफ 1 ग्राम। सो आपने 50-50 इस्तेमाल किया NaOH और HCl का, जैसे कि डाटा में लिखा हुआ है। 50 ml आपने HCl का यूज किया है और 50 ml आपने NaOH का यूज किया, तो टोटल आपने बेसिकली 100 ml यूज किया जो कि 100 ग्राम होगा। यू कैन ऑल्सो यूजुअली assume that all solution have the same specific heat capacity, क्योंकि पानी ही है जिसने हीट को एब्जॉर्ब करना है, जो कि मैं बता चुका हूं आपको 4.18 किलो जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा एरर है, ये जाउल नहीं था, पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये किलो जाउल था, ठीक है ना, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये किलो जाउल था, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। अच्छा, ये किलो जाउल के साथ आपने उसको करेक्ट कर लेना, ये 4.18 किलो जाउल पर ग्राम पर केल्विन है, इट्स नॉट जाउल। अच्छा, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। डेल्टा टी जो आपने टेम्परेचर केल्विन में लेना है, विच इज इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर इज डिग्री। सो डेल्टा टी इज 6.9। तो अब आपने क्या करना है, मतलब कि वही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये 299 केल्विन, 298 केल्विन, 1 केल्विन का फर्क है, तो डिग्री में भी एक डिग्री का फर्क है ना, यानी जितना केल्विन में फर्क होगा डिग्री में भी उतना ही फर्क होगा। वो यही बात कर रहा है कि जो हमारे पास केल्विन में चेंज आएगा वही हमारा डिग्री में भी चेंज होगा। तो इसलिए डेल्टा टी आप डिग्री वाला चेंज लिख दें या केल्विन वाला लिख दें, सेम आंसर आएगा। तो मास की जगह 100 आ गया, 4.18 किलो जाउल पर ग्राम पर मोल पर केल्विन, सॉरी वो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। डेल्टा टी 6.9, सबको मल्टीप्लाई किया और करने के बाद आंसर आया 2884.2 जाउल, ठीक है, जो कि अब आप किलो जाउल में करोगे तो 2.8842 किलो जाउल, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर जो है यहां पर जो हीट रिलीज हुई टोटल, वो आप देख सकते हैं 2884.2 जाउल। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी रिकरेक्शन अपने आप को करना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहता हूँ, ये जाउल ही था, सॉरी, पीछे हमने जो पढ़ा था ना, उसको आप ज़रा देख लीजिएगा। छोटी सी एक एरर आ गया, एक्चुअली ये फिज़िक्स में ज़्यादातर वैल्यूज़ यूज़ होती, तो ये अभी हमने पीछे अभी यहाँ पर भी पढ़ा ये चीज़, तो ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये जाउल करेक्ट है, ठीक है ना। तो 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन है, किलो जाउल, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर किसी की बुक में ये एरर है तो ये ठीक कर लीजिएगा। बहरहाल हमें आंसर 4.18 से जाउल के अंदर मिलेगा, हमें किलो जाउल में चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली जाउल को किलो जाउल में करना है तो आपने फर्दर इसको 1000 से डिवाइड कर लेना है, तो ये जाउल जो है वो किलो जाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी हमने 50 ml HCl और 50 ml NaOH को मिलाकर जो रिएक्शन करवाया, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, तो उसके बदले में हमें इतनी हीट मिली। अब हमें पता तो चल गया हमें इतनी हीट मिली है, नाउ कि हमने Q कैलकुलेट कर लिया है। अब Q कैलकुलेट करने के बाद फर्दर हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स, इस Q को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना है। नाउ कैलकुलेशन द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, टू डू दिस यू नीड टू डिवाइड द हीट एनर्जी चेंज बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहे हैं जिसको अब आगे देखते हैं। बेसिकली आपने अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है तो आपको इस टोटल हीट को पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करना है
तो वो आपको यूनिट तो पता है किलो जाउल पर मोल। अब आपको कितने किलो जाउल हीट मिली वो तो पता चल गया, कितने मोल के साथ मिली है जब आप इसको डिवाइड करोगे, यानी पर मोल आपको आंसर चाहिए। आसान लफ्जों में बताऊं, किलो जाउल कितनी हीट रिलीज होगी वो तो हमें पता चल गया, अब पर मोल कितनी होगी, क्योंकि यूनिट कहते हैं ना पर मोल के साथ निकालनी है। तो अब अगला मरहला क्या है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ये पढ़ा हुआ आपने मोलैरिटी का फार्मूला चैप्टर 5 में। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी आपको पता है, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मोलैरिटी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और डीएम क्यूब में सॉल्यूशन हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा मोल्स बराबर है मोलैरिटी की जगह मैंने लिखा है कंसंट्रेशन इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मल्टीप्लाई बाय आप देखो ना यहां से, अगर आप जरा गौर करो तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मोलैरिटी को, कंसंट्रेशन को, बेसिकली मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो ये देखो कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, डीएम क्यूब में, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कितनी है डाटा में स्टार्ट में बताया हुआ है, अगर आप गौर करो 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोनों 50-50 ml है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि हमें 50 ml को, ऑब्वियसली 50 ml है उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, या 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम है, क्योंकि आपको पता है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जहां 1 ml लिखा है वहां पर आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो आप इसको 1000 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.050 डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये देखें तो कंसंट्रेशन यानी कि फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने, मोलैरिटी कितनी है 1 मोल, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के लिए 50 को पहले 1000 से डिवाइड किया, तो इन शॉर्ट आपके नंबर ऑफ मोल्स मिले इस फार्मूले के तहत 0.05 मोल। आपके पास 0.05 मोल होंगे HCl के, और सेम अमाउंट आपने यूज की थी NaOH की, तो 0.05 मोल होगा NaOH का। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बताती है कि अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। क्योंकि ये 1 मोल है ही नहीं, आपने जो सॉल्यूशन यूज किया उसकी कंसंट्रेशन और उसकी क्वांटिटी को देखते हुए, जो मैंने करंट 50 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने HCl है, कितने HCl के मोल्स हैं, 50 सेंटीमीटर क्यूब NaOH के अंदर कितने NaOH के मोल्स हैं, वो मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिए, जो कि कैलकुलेशन के मुताबिक 0.05 मोल आए। अभी आपने देखा, ये देखें 0.05 मोल्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 0.05 होगा और ये भी 0.05 होगा और पानी भी 0.05 मोल बनेगा। इसका मतलब अभी जो हमारे प्रैक्टिकल में जो टोटल हीट रिलीज हुई है ना, वो 1 मोल पानी के बनने की वजह से नहीं हीट रिलीज हुई, वो इतने मोल पानी के बनने की वजह से हीट रिलीज हुई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हमें जो टोटल हीट रिलीज हुई है उसको, माइनस का मतलब यहां पे शो कर रहा है कि हीट रिलीज हुई है, प्रोसेस एक्सो है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो गिवन अमाउंट ऑफ मोल्स है 0.05। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने पे आंसर आएगा -58 किलो जाउल पर मोल वाटर। जब भी 1 मोल पानी बनता है तो हीट इतनी ही रिलीज होती है। ऑल्दो हमने HCl 1 मोलर लिया, ऑल्दो हमने NaOH 1 मोलर लिया, लेकिन 1 डीएम क्यूब तो नहीं लिया हमने। आउट ऑफ 1 डीएम क्यूब ओनली 50 ml HCl लिया, आउट ऑफ 1 डीएम क्यूब NaOH ओनली 50 ml NaOH लिया। अगर हम यहां पर शुरू में ही
50 ml की बजाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml NaOH का डालते और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही HCl का डालते, तो डायरेक्ट जो हीट रिलीज होनी थी वो -58 किलो जाउल पर मोल हीट रिलीज होनी थी। क्योंकि हमने इस 1000 में से यूज 50 किया, 1000 में से यूज 50 किया, तो ऑब्वियसली हीट भी कम रिलीज हुई। अब जब हीट कम रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई? -58 की बजाय आपने देखा खुद -2.88, ओनली -2.88 किलो जाउल हीट रिलीज हुई। क्योंकि किलो जाउल पर मोल में यूनिट होता है, तो हमने तो फिर इसको इतनी हीट को पर मोल में चेंज करना था, और पर मोल में चेंज करने के लिए इसको हमने जितने भी मोल्स थे उसको हमने इसके साथ डिवाइड कर लिया और आंसर आ गया किलो जाउल पर मोल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूं। देखिए -2.8842 किलो जाउल और नीचे आ गया 0.050 मोल। अब ये कट गया इसके साथ, इसको काटने के बाद जो आंसर आया वो आया -58 और आगे डेफिनेटली किलो जाउल भी आ गया और नीचे से पर मोल भी आ गया। क्लियर? दैट्स ऑल। तो ये हमने पहला SLO आज कवर कर लिया है। इंशाल्लाह कल हम फूड कंटेंट के साथ, कैसे पता चलता है कि फूड कंटेंट में कितनी एनर्जी है, कितनी हीट है, वो फाइंड आउट करेंगे। इस SLO में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिटी नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू।